बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंसुलिन की प्रोडक्शन तक हमने बताया था कि किस तरह इन रिस्पांस टू ग्लूकोज व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड हमारे बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। आज हम देखेंगे कि इंसुलिन इस बीटा सेल से रिलीज़ कैसे होते हैं। तो होता क्या है कि इंसुलिन की रिलीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो किरदार अदा करते हैं। लाइक सपोज़ कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक आर्जिनिन, एलेनिन है, ग्लाइसिन है, और इसके अलावा कुछ पावरफुल इंक्रेटिन्स हैं, लाइक जैसे कि हमने बताया कि GLP-1 है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। और इसके अलावा अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व दैट इज़ 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट कर रही होती है नर्वस सिस्टम के साथ। तो अगर वेगस नर्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ये क्रेनियल जो वेगस नर्व है ये अगर स्टिमुलेट हो तो ये रिलीज़ करती हैं एसिटाइल कोलिन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक सपोज़ हमने कहा कि एसिटाइल कोलिन वेगस नर्व से रिलीज़ हो तो ये बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ करने का एक ज़रिया होता है, एक पावरफुल फैक्टर होता है, ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। इसके अलावा GLP-1 इंक्रेटिन्स का हमने बताया, फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। और इसके अलावा अगर ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में मुसलसल बढ़ती जाए, लाइक सपोज़ अगर हम कहें कि 3.9 मिलीमोल पर डेसीलीटर हो, या अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में देखें तो अगर वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये इंक्रीज़ कर जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि बीटा सेल से ये लाइक सपोज़ हम देखते हैं कि दिस इज़ द बीटा सेल। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो बीटा सेल के अंदर आएगा। इन सारे फैक्टर्स की वजह से ग्लूकोज जैसे ही बीटा सेल के अंदर आता है, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टर सेल्स हैं जो ग्लूकोज को लेके आते हैं बीटा सेल में, और इन ट्रांसपोर्टर सेल्स की वजह से जब ग्लूकोज अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज के ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ग्लूकोज जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो पायरुवेट्स में कन्वर्ट होते हैं, पायरुवेट्स। और इस पायरुवेशन प्रोसेस में फर्दर जो है ये एक एनर्जी का प्रोसेस होता है और फाइनली वी गेट ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ATP जो है जैसे ही ये ATP प्रोड्यूस होते हैं तो इसी बीटा सेल के ऊपर कुछ ATPase सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं, पोटाशियम चैनल्स। जैसे ही ये ATPs जो हैं, ये जो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, ये जैसे ही बाइंड करते हैं इस पोटाशियम चैनल्स के साथ तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो इन रिस्पॉन्स टू ATPs व्हेन बाइंडिंग इनटू द पोटाशियम चैनल्स, यहाँ पर क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। पोटाशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, पोटाशियम जो है बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैल्शियम एंट्री। तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम आयंस जो हैं ये अंदर आते हैं, और यहाँ पर कैल्शियम की मिकदार बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो मौजूद, लाइक सपोज़ ये हमारे पास क्या है, इंसुलिन है, यहाँ पर कैल्शियम की मिकदार बढ़ने की वजह से ये इंसुलिन जो है ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं। सो दिस इज़, इस तरह जो है ग्लूकोज के मिकदार बढ़ने की वजह से या अमाइनो एसिड जो हमने बताए या पावरफुल जो GLPs हैं, इंक्रेटिन्स हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोलिन अगर रिलीज़ होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एसिटाइल कोलिन ट्रिगर होता है, रिलीज़ होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो है इंसुलिन जो है रिलीज़ होता है फ्रॉम द बीटा सेल। अब ये इंसुलिन जैसे ही रिलीज़ होगा बीटा सेल से, ये इंसुलिन सीधा जाएगा ब्लड में, और ब्लड में मौजूद अपने साथ जो ग्लूकोज है उसको कैरी करेगा टुवर्ड्स द मसल्स।
जैसे ही ये ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है तो ये पहुंचता है पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और हमारे बॉडी में मौजूद सारे सेल्स जो हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उनको ये ग्लूकोज मुहैया करता है। अब ये होता कैसे है कि जैसे ही ये दोनों, लाइक सपोज ये हमारे पास इंसुलिन है और ये हमारे पास ग्लूकोज है, इनकी कम्बिनेशन जैसे ही किसी सेल पर पहुंचती है तो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद जो इसके इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको अटेंड करते हैं, और जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर्स पर इंसुलिन बाइंड करता है, लाइक सपोज हम दोबारा से इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह करेगा ये प्रोसेस। लाइक सपोज अब हम देखते हैं कि ये बीटा सेल की जगह, ये बीटा सेल की जगह कोई भी सेल है हमारे पास, मसल सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, किसी भी बॉडी ऑर्गन का कोई भी सेल है, तो जैसे ही यहाँ पर ये सपोज़ हमारे पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, तो जैसे ही ये इंसुलिन और ग्लूकोज जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं, तो ये इंसुलिन जैसे ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पर इसके जो डॉर्मेंट पेयर्स होते हैं, रिसेप्टर के पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर ये एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं टायरोसिन काइनेज प्रोसेस। तो इस टायरोसिन काइनेज प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जो ग्लूकोज है, यहाँ पर टायरोसिन काइनेज प्रोसेस एक्टिव होने की वजह से यहाँ पर कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनको GLUT4 कहा जाता है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ग्लूकोज को किसी भी सेल में अंदर लाने के लिए या बाहर ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर सेल्स पाए जाते हैं। ये जैसे ही टायरोसिन काइनेज इसका पार्ट एक्टिव होगा, यहाँ पर ग्लूकोज जो है, यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल्स जो हैं GLUT4 ये एक्टिव हो जाएंगे और ये सीधा जाएंगे और मेम्ब्रेन के साथ क्या करेंगे, ये सबमर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और यहाँ पर मौजूद जो ग्लूकोज है इसकी एंडोसाइटोसिस करते हैं। एंडोसाइटोसिस मींस कि ग्लूकोज को अंदर लेके आएंगे। जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो यहाँ पर सेल के अंदर इसकी बाकायदा जो मेटाबॉलिज्म या बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे। लाइक सपोज कौन कौन से हम देखते हैं कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है ये फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स फिर पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही पायरुवेट्स बनते हैं तो अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ये पायरुवेट्स जो हैं ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इंटर हो जाते हैं, और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इंटर होने की वजह से ये इसको पिक किया जाता है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऑक्सीजन की मदद से बहुत सारे प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस लाइक पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल है, और इसकी मदद से क्या करता है कि इसकी मेटाबॉलिज्म करके इससे NADH2 और इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन से पास होने के बाद ये ATPs प्रोड्यूस करता है। एनर्जी जो हमारे सेल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यहाँ इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो ये पायरुवेट्स जो हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर इससे लैक्टिक एसिड या इथेनॉल भी प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड और इथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाद में दोबारा ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से यहाँ इसी लैक्टिक एसिड और इथेनॉल से दोबारा ग्लाइकोजन बनते हैं एंड दैट स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज का एक रिजर्वायर बनता है। तो यहाँ पर ATPs प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो बाकी मानदा ग्लूकोज है अलॉन्ग विद लैक्टिक एसिड इथेनॉल ये दोबारा से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज का एक रिजर्वायर कहलाता है। अब होता क्या है कि इस तरह क्योंकि अगर हम देखें तो लिवर जो है वो 10% ग्लूकोज जो है हमारे लिए वो स्टोर करता है। इट मीन्स कि वो 100 से लेकर 400 ग्राम तक हमारे लिए ग्लूकोज स्टोर करता है और सिर्फ 4 ग्राम जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। इस तरह जैसे ही इजाफी जो ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जब लिवर में स्टोर हो जाता है तो टाइम जैसे जैसे पास होता रहता है तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं अगेन यहाँ पर हमारे ही
जो गट सेल्स हैं यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, एंजाइम रिलीज़ होता है, जिसको कहा जाता है DPP4 डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम। और ये एंजाइम इस इंक्रेटिन्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है, स्विच ऑफ करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन और इंसुलिन के जो रिलीज़ का प्रोसेस है वो फॉर द टाइम बीइंग ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। होता क्या है कि अगेन जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू होंगे तो यहाँ पर अगेन सिग्नल जाता है दोबारा से एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास को, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहन पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर जो एंडोक्राइन पार्ट में मौजूद अब जो अल्फा सेल्स होंगे वो रिलीज़ करेंगे ग्लूकागॉन। जैसे ही ये ग्लूकागॉन रिलीज़ होंगे, ये ग्लूकागॉन सीधा जाएंगे ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे लिवर में, और लिवर में मौजूद जो ग्लाइकोजिन है उसकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके यहाँ पर जो ग्लाइकोजिन है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज दोबारा से आएगा हमारे ब्लड में, और इस तरह हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे। सो फाइनली अगर हम इसको समराइज़ करें कि इन रिस्पॉन्स टू फूड किस तरह पेनक्रियाज जो है अपने एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है, और डाइजेशन 100% होने के बाद जब ब्लड में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है तो फूड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए तो हमारे एंडोक्राइन पार्ट को सिग्नल जाता है विद द हेल्प ऑफ इंक्रेटिन्स, और वहाँ से बीटा सेल जो है वो सेंसिटाइज होते हैं, बीटा सेल इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे फैक्टर्स, अमाइनो एसिड्स, एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द वेगस नर्व, इस तरह ग्लूकोज की बढ़ती हुई मिकदार इन द ब्लड, ये सारे ट्रिगर करते हैं ग्लूकोज को, इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम द बीटा सेल। और जब इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज़ होता है तो ये ग्लूकोज को कैरी करता है टुवर्ड्स ऑल बॉडी सेल्स, और इस तरह बॉडी में ये ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल में इंटर होता है, और इन प्रोसेस से गुजर के हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और इजाफी ग्लूकोज जो है वो लिवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे ही टाइम पास होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं, तो अगेन हमारे ही गट सेल से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको DPP4 डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम कहा जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग या स्विचिंग ऑफ द इंक्रेटिन्स प्रोडक्शन। इस तरह जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन रिलीज ब्लॉक हो जाती है, और अगेन मैसेज जाता है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास को, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहन में मौजूद अल्फा सेल्स हैं, और वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ग्लूकागॉन जो है लिवर में मौजूद ग्लाइकोजिन की ग्लूकोजिनोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और दोबारा से ग्लूकोज की जो मिकदार है ऑप्टिमम लेवल्स हैं वो रिस्टोर्ड होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन मेटाबॉलिज्म। थैंक यू सो मच।